हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम दोनों का कंसेप्ट और साथ साथ कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कशन कर चुके हैं। आज मैं आप लोगों को दोनों का मिक्स प्रॉब्लम बताने जा रहा हूं। जी हाँ, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम दोनों के ज्वाइंट से जो प्रॉब्लम होता है बच्चों, ज्वाइंट प्रॉब्लम, वो बताने जा रहा हूं। जी हाँ, मैंने लिखा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है उसका डिस्कशन करने जा रहा हूं। जी हाँ, मैंने साइड में आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का भी रिजल्ट लिखा है और साथ साथ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का भी रिजल्ट लिखा है बच्चों। जी हाँ, तो आपको बताया गया था जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है जबकि बी घटना घटित हो चुकी है। तो उसका कैसे निकाल सकते हैं? तो नंबर से अगर निकालना है तो ए इंटरसेक्शन बी का नंबर और बाय नंबर ऑफ बी, इसके रेशियो को आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी कहेंगे। या प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करके निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के आधार पर निकाल सकते हैं बच्चों। जी हाँ, अगर नंबर है तो नंबर का यूज कीजिए और अगर प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी का यूज करके बनाइए। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का मतलब ए एंड बी का जो इंटरसेक्शन होगा, और बाय किसका प्रोबेबिलिटी, किसका नंबर, ए का नंबर, है ना। जी हाँ, इसी को हम प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता था, है ना। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, और ये दोनों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए आता है बच्चों, और ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम मतलब साथ साथ करने के लिए ए एंड बी, ये दोनों इवेंट को साथ अगर करना है तो आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे बच्चों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का मतलब है कि ए के बाद बी हो रहा है, बट बी जो है वह ए से क्या है, इफेक्टेड है, ए से क्या है, इफेक्टेड है। तब हम लोग ये लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, है ना। उसके बाद हमने बताया कि ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट हो जाए, मतलब इफेक्ट नहीं करे, तो यही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम किस रूप में आ जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए को क्या लिखेंगे तब, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि इफेक्ट नहीं कर रहा है ना। जहां अब यहां देखिए, इसी को हम लोग यूनियन रूप में देखना चाहते हैं। यूनियन में आपको ये थ्योरम हमने बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। जी हाँ, ए डैश मतलब कंप्लीमेंट होता है, बी डैश बी का कंप्लीमेंट हुआ, तो जी हाँ ये तो हुआ। और साथ साथ आप ये भी जानते होंगे एडिशनल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जी हाँ बच्चों, अब जानिए, कभी ये इस्तेमाल होगा, कभी ये इस्तेमाल होगा। ये कब होगा, जब आप कंफर्म रहिएगा कि ए एंड बी क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट हो, इफेक्ट नहीं कर रहा है, तब तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पता नहीं चले कि इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तब क्या इस्तेमाल करना चाहिए, एडिशनल थ्योरम, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ रहे? जी हाँ, तो इतना ही हम लोगों ने कंसेप्ट लिया था बच्चों, और उसी पर हम लोग बेस्ट प्रॉब्लम बना रहे थे। तो आज हम लोग दोनों का मिक्स प्रॉब्लम इसका मतलब है कि हम लोग 13.1 एनसीईआरटी का था, 13.1 एंड 13.2, ये दोनों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होगा उसका डिस्कशन करेंगे। आइए, फर्स्ट प्रॉब्लम काफी मजेदार है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, MI, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, है ना। तो आइए देखते हैं क्या करता है। फादर मदर एंड सन, फादर मदर एंड सन, तीन व्यक्ति हैं, लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर, मतलब तीनों मेंबर को एक फैमिली पिक्चर में रखना है। कैसे रखना है, फादर मदर और सन, ये तीनों व्यक्ति को, ठीक, रैंडमली, है ना। कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन बीच में है, ये पता नहीं, लेकिन ये निश्चित है कि तीनों मेंबर को आप एक फैमिली पिक्चर में रखना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद ई कहता है सन ऑन इंड, सन ऑन वन इंड,
सन ऑन वन इंड माने एक इंड पर है, ये देखिए वन है, सन ऑन वन इंड मतलब एक साइड है, या तो लेफ्ट है या तो राइट है, ई इवेंट ई कहता है। और एफ कहता है फादर इन मिडिल, फादर कहां है बच्चों? बीच में। तो आपको निकालना है कंडीशनल प्रॉपर्टी किसका? ई का, ई का कंडीशनल प्रॉपर्टी, जबकि एफ घटना घटित, मतलब यह कहना है कि आपको सन ऑन वन इंड रखना है, उसका प्रॉपर्टी निकालना है, जबकि यह पता चल चुका है कि फादर कहां बैठा हुआ है? बीच में। तो सबसे पहले फैमिली पिक्चर बनाए, और फैमिली पिक्चर चुके यह पिक्चर में जब बैठाते हैं तो अरेंजमेंट होता है, और मैंने आपको बताया था परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, इसका मतलब सजाना है आपको। तो क्या सब सजावट हो सकती है? मान लीजिए ऐसा देखिए, मदर फादर सन, एक ऐसा कंडीशन हो सकता है, मदर फादर सन। उसके बाद देखिए अगर मदर को रखे फर्स्ट पे ही तो यहां अरेंज कर सकते हैं सन फादर, कर सकते हैं। अच्छा, और उसके बाद अब हम क्या करते हैं, फादर को फर्स्ट स्थान देते हैं, उसके बाद फादर मदर सन, कर सकते हैं क्या? उसके बाद फादर को फर्स्ट स्थान रखें, सन मदर, ऐसा कर सकते हैं। हम पहले पूरा इवेंट बनाते हैं, क्या पॉसिबल है ना। उसके बाद चलिए फादर को भी रख लिया आपने फर्स्ट स्थान पर और मदर को भी। चलिए अब बचा सन, सन मदर फादर, सन फादर मदर। देखिए तो कितना हुआ? 6 हुआ। और हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता है कि 3 मेंबर है तो इसका अरेंजमेंट हो जाता फैक्टोरियल 3, 3p3 मतलब फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मान 3 × 2 × 1 मतलब 6, तो 6 तो है ही। मेरी बात सुन रहे? चलिए ये बात हो गई। अब इवेंट की चर्चा करें। इवेंट क्या कर रहा है? सन ऑन वन इंड, एक इंड पे। अब देखिए ये फिक्स नहीं किया कि फर्स्ट पे होगा कि लास्ट पे होगा, लेकिन एक इंड पे होगा, या तो फर्स्ट पे होगा या तो क्या होगा? लास्ट पे होगा। क्या सब संभावना बनेगी जरा देखिए तो। देखिए तो इसमें सन जो है फर्स्ट पर कहां कहां है? देखिए तो फर्स्ट पर ये दोनों में है, ये दोनों पे है, अर्थात सन मदर फादर, सन फादर मदर, 2 ये आ गया। सन फर्स्ट इंड पे है। अच्छा, फिर लास्ट इंड पे देखिए तो सन कहीं है क्या? एक यहां है, ध्यान दीजिएगा, सन है ना लास्ट इंड पे। और यहां देखिए लेफ्ट में हो कि राइट में, उससे मतलब नहीं है, कह रहा है इंड पे रहना चाहिए। तो या तो फर्स्ट में रहेगा तो भी इंड पे रहेगा, और लास्ट में रहेगा तो भी इंड पे रहेगा। तो बताइए क्या सब हुआ? फादर मदर सन, और फिर मदर फादर सन। देखिए कितना बना? 4। ऐसा माने 4 पॉसिबिलिटी हो सकता है कि सन क्या हो? एक इंड पर बैठा हो। चलिए फिर एफ देखते हैं। एफ क्या कर रहा है? फादर फादर इन मिडिल, फादर इन मिडिल माने फादर कहां बैठा है बच्चों? मिडिल में। मिडिल मतलब बीच में। तो देखिए बीच में कहां फादर किस इवेंट में है? तो पहला तो यहां दिख रहा है मदर फादर सन। उसके बाद कहीं दिख रहा है कि इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। यहां देखिए तो जा सन फादर मदर, मतलब 2 इंड पे है, 2 इवेंट में है। अच्छा, अब चलिए हमको कंडीशनल प्रॉपर्टी निकालना है, तो निश्चित आपको क्या निकालना होगा? इंटरसेक्शन। दोनों इवेंट का क्या निकालना होगा? इंटरसेक्शन। बताइए ई इंटरसेक्शन एफ माने क्या कॉमन हो सकता है? तो देखिए मदर फादर सन किसी में है, मदर फादर सन, जी हाँ ये मिल रहा है आपका, इसका मतलब मदर फादर सन। अच्छा, सन फादर मदर है क्या? सन फादर मदर है, बिल्कुल। इसका मतलब 2 पॉसिबिलिटी इसका मिल रहा है, मिल रहा है। अच्छा, अब प्रॉपर्टी निकालना है। क्या निकालना है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी किसका निकालना है? ई का निकालना है, जबकि एफ घटना घटित हो चुकी है। तो बोलिए उसके अनुसार क्या बनाइएगा? नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय नंबर ऑफ एफ लिख सकते हैं। संख्या से ही काम चल जाएगा, प्रॉपर्टी की जरूरत है नहीं, जब संख्या हमारे पास है तो संख्या का यूज करें। अब बताइए ई और एफ में कितना है संख्या? बताइए इसमें अगर पूछें कि कितनी संख्या है भाई दोनों मिला के? 2 है ना। अच्छा 2 हो गया। अच्छा एफ में कितनी संख्या है? एफ में कितनी संख्या है? 2। तो 2 ई भी रहेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया? 1। इसका मतलब है कि
सन जो है एक इंड पर बैठेगा, जबकि ये पता चल चुका है कि फादर मिडिल में है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 1। तो इसका मतलब कुछ समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि देखिए, अगर कह रहा है कि फादर मिडिल में बैठा है, ये पता चल गया, तो सन तो हमेशा इंड में ही बैठेगा ना। फादर अगर मिडिल में बैठ चुका है, हमको पता चल चुका है, तो सन या तो इस साइड बैठेगा या तो इस साइड बैठेगा। ये तो श्योर इवेंट हो गया, पक्का हो भी करेगा, एक इंड में बैठेगा। इसीलिए इसका प्रोबेबिलिटी क्या निकला आपका 1। मेरी बात समझ रहे हैं ना? हाँ, ये निकाले हम लोग सिस्टम से और ऐसे अपने माइंड से डेवलप कर सकते हैं। समझ में आ रही है? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, नोट कर लें। आइए बच्चों, फिर एक आपको मजेदार प्रॉब्लम बता रहे हैं, और ये भी अच्छी प्रॉब्लम है। देखिए क्या कहता है, एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी ए बॉय और ए गर्ल। देखिए, बच्चे के जन्म पर है रिलेटेड, है ना? क्या है कि किसी फैमिली में बच्चे के जन्म का पॉसिबिलिटी बताने के लिए कह रहा है। क्या कि बॉय भी और गर्ल भी होने की संभावना है, और दोनों की संभावना क्या है? समान है, इक्वली लाइकली, मतलब समान है बच्चों। ठीक, अब क्या कहता है, इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, मतलब एक फैमिली में कितना चिल्ड्रन है? 2 चिल्ड्रन है ना? अब कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। ऐसा प्रोबेबिलिटी निकालिए कि दोनों चिल्ड्रन क्या हो? गर्ल्स हो। जबकि ये भी देखिए, गिवन दैट, मतलब जबकि पता चल चुका है, क्या पता चला है? यंगेस्ट इज ए गर्ल, मतलब छोटी जो है ना, सेकंड जो है वह गर्ल है। ठीक, और फिर दूसरा प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड है कि क्या पता चला है? एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल, मतलब दोनों में से कोई एक गर्ल है। समझ रहे? तो सबसे पहले तो संभावित बताइए, क्या सब संभावना हो सकती है? अगर 2 बच्चे का जन्म की अगर हम पॉसिबिलिटी देखें तो क्या सब बन सकती है? बॉय को हम सिंबल देंगे बी से और गर्ल को सिंबल देंगे जी से। तब देखिए, हो सकता है फर्स्ट भी बॉय हो और सेकंड भी बॉय हो, ऐसा हो सकता है जब इक्वली संभावना है बच्चों। अच्छा, सेकंड देखिए, पहला फर्स्ट बॉय हो और सेकंड गर्ल हो, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट गर्ल हो सेकंड बॉय हो, क्या ऐसा हो सकता है कि? और ये भी हो सकता है कि फर्स्ट भी गर्ल हो एंड सेकंड भी गर्ल हो, मतलब 4 संभावना बनेगी। क्या क्या इससे भी ज्यादा संभावना बनेगी? मैंने क्या संभावना बनी? फर्स्ट एंड सेकंड दोनों बॉयज हो, फर्स्ट बॉय एंड सेकंड गर्ल्स, या फर्स्ट गर्ल्स सेकंड बॉय, या दोनों गर्ल। कोई दिक्कत? अच्छा, ये बात हो गई। अब देखिए, आपको किसका प्रोबेबिलिटी चाहिए? देखिए यहां देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर, क्या कह रहा है? गर्ल, मतलब दोनों गर्ल हो, बोथ आर गर्ल्स, दोनों गर्ल हो। अब ये देखिए, दोनों गर्ल किस केस में लग रहा है? फर्स्ट भी गर्ल हो एंड सेकेंड भी गर्ल हो, किस केस में? जी जी में। इसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। जबकि अब कंडीशन लगने जा रहा है बच्चों, जबकि ये पता चल चुका है कि यंगेस्ट इज गर्ल। तो पहला कंडीशन, पहला लेते हैं हम लोग कि यंगेस्ट क्या लेते हैं बच्चों? यंगेस्ट इज ए गर्ल, ये वाला कंडीशन। तो यंगेस्ट इज गर्ल, मतलब इसको मान लीजिए एफ मान लीजिए। क्या मान लेते हैं? एफ, मतलब आपको छोटा जो है, छोटी जो है वो क्या है? गर्ल है, ये पता चल चुका है। तो देखिए, तो सेकंड में छोटी मतलब क्या हुआ? सेकंड, सेकंड में क्या होना चाहिए? गर्ल। तो देखिए, इसमें कौन सा सेकंड में गर्ल है? क्या फर्स्ट केस में है? क्या सेकंड केस में है? सेकंड में गर्ल है, इसका मतलब है इस इवेंट में आ जाएगा बीजी। इसमें देखिए तो नहीं, क्योंकि सेकंड में तो बी है, बॉयज है। अच्छा, इसमें देखिए तो आ रहा है, इसका मतलब है जी जी। आ गई बात समझ? अब देखिए, कंडीशनल प्रॉपर्टी निकालना है तो ई और एफ का क्या करना होगा? इंटरसेक्शन। ई इंटरसेक्शन एफ, जरा बोलिए तो क्या होगा? ई इंटरसेक्शन एफ मिल रहा है क्या? चलिए जी जी, मिल गया, मिल गया ना।
अब देखिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, ई की, और जबकि एफ घटित हो चुकी है। तो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय नंबर ऑफ एफ करते हैं ना। अब बताइए ई इंटरसेक्शन एफ में कितना मेंबर है, ये एक मेंबर हुआ कि दो मेंबर हुआ, एक मेंबर हुआ बच्चों, क्योंकि ये तो हमारा दो मेंबर एक एलिमेंट शो कर रहा है। तो जी हाँ बच्चों, ये 1 हुआ, और एफ में कितना मेंबर है, 2, तो इसका मतलब क्या हो गया इसका प्रोबेबिलिटी 1/2। आई बात समझ में, क्या हो गया इसका प्रोबेबिलिटी 1/2। अब चलिए फिर हम सेकेंड केस लेते हैं, या देखिए सेकेंड केस लेते हैं। सेकेंड केस क्या कह रहा है, एटलीस्ट 1 इज गर्ल, एटलीस्ट 1 इज गर्ल, है ना। फर्स्ट आपका प्रोबेबिलिटी तो इसी का निकलना है, जबकि पता क्या चल चुका है कि कम से कम एक गर्ल है। तो जी हाँ, सेकेंड केस देखते हैं, एटलीस्ट 1 इज गर्ल, एटलीस्ट 1 इज गर्ल। तो देखिए इसको एफ सिंबल दिए थे, इसको कुछ और दे दीजिए, जी दे देते हैं, नहीं जी नहीं दीजिए, जी तो यहां यूज है ना, चलिए कुछ और देना होगा। एच दे दीजिए, दे दे, एच दे दे, कोई परेशानी, कोई भी सिंबल दे सकते हैं, एच दे दीजिए। एच मतलब क्या यहां कह रहा है, एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल। अब देखिए एटलीस्ट माने क्या हो गया, कम से कम, मतलब हमको कंफर्म नहीं है, एक भी गर्ल हो सकता है और 2 भी गर्ल हो सकता है। तो चलिए एक गर्ल में देखते हैं कौन है, एक गर्ल में देखते हैं कौन है, बताइए एक गर्ल क्या इसमें है, इसमें है, इसका मतलब बीजी हो गया। क्या इसमें है, अच्छा चलिए फर्स्ट हो कि सेकंड हो उससे मतलब नहीं, इसको एक गर्ल चाहिए एक ग्रुप में, दोनों मेंबर में। इसमें देखिए तो यहां दोनों गर्ल है, ठीक है, एक से ज्यादा है, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब होता है एक या 2। एटलीस्ट 1 गर्ल का मतलब क्या हो गया, एक भी हो सकता है या 2, 3 तो नहीं हो सकता है क्योंकि 2 ही मेंबर होता है। अच्छा 2 ही मेंबर हो रहा है, तो बताइए अब इसके साथ इंटरसेक्शन, क्योंकि आपको ई का ना कंडीशनल प्रॉपर्टी निकालना है, ई का किसके साथ इंटरसेक्शन कीजिएगा, एच के साथ, ई इंटरसेक्शन एच। जरा सा सोचिए तो बच्चों, जरा सा सोचिए, बोलिए क्या कॉमन आ रहा है, जी जी, देखिए जी जी, ठीक है। अब बताइए आपको प्रॉपर्टी निकालना है ई का किसके रिस्पेक्ट में, एच के रिस्पेक्ट में, क्या होगा, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच बाय नंबर ऑफ एच। तो आप बताइए ई इंटरसेक्शन ऑफ एच कितना है, 1, और एच में कितना मेंबर है, 3, तो इसका प्रॉपर्टी क्या होगी, मेरी बात समझ रहे। इसका मतलब यह हुआ कि आपको जो बोथ गर्ल का प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, उसमें यह पता चल जाए कि यंगेस्ट इज गर्ल, तो उसका प्रोबेबिलिटी निकला 1/2, और बोथ आर गर्ल्स उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, जबकि यह पता चल गया कि एटलीस्ट 1 इज गर्ल, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 1/3। बस समझ रहे हैं, काफी मजेदार प्रॉब्लम है बच्चों, है ना, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आया भी है। चलिए नोट कर लें। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 2 balls are drawn at random with replacement from a box। एक बॉक्स है, एक बॉक्स है जिस बॉक्स में 2 कलर का बॉल है, एक है 10 ब्लैक बॉल और 8 रेड बॉल, 10 ब्लैक बॉल एंड 8 रेड बॉल। और कितना बॉल ड्रॉ करने के लिए कर रहा है, 2 बॉल, लेकिन एक वर्ड लगा दिया है विथ रिप्लेसमेंट, मतलब एक बार में दोनों बॉल नहीं आना है, 1 by 1 आना है। मैंने कहा था ना, जब भी ये वर्ड रहे विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, तो 1 by 1 निकालना होगा। साथ साथ ये भी समझे विथ रिप्लेसमेंट मतलब इंडिपेंडेंट हो गया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि निकाल के फिर डाल देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और विदाउट रिप्लेसमेंट होता तब इफेक्ट पड़ता बच्चों। तो ये इंडिपेंडेंट वाला केस है। चलिए देखते हैं। अब कह रहा है 2 बॉल निकालना है, ये देखिए, तो पहला एक बॉल निकालेंगे 1 बॉल, और फिर दूसरा क्या निकालेंगे 1 बॉल, तब ना आपका 2 बॉल होगा, 1 बॉल एंड 1 बॉल। तो ये बच्चों साथ साथ वाला हुआ, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगने जा रहा है। क्या लगने जा रहा है,
लगने जा रहा है कौन? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब प्रश्न है कि पहले कौन हुआ पीछे कौन हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जी हां, आप इफेक्ट जब नहीं पड़ रहा है तो सबसे पहले तो आप एक रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। सबसे पहले बताइए सैंपल स्पेस क्या होगा? बताइए सैंपल स्पेस क्या होगा? कितना टोटल बॉल हुआ? 18, और एक बार में तो एक ही बॉल ना ड्रॉ कर रहे हो, तो सेलेक्ट तो 1 ही बॉल होगा। इसका मतलब है सैंपल स्पेस हो गया 18C1। क्या होगा बच्चों? अगर 2 बॉल एक ही बार होता तो क्या होता? 18C2, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अच्छा, समझ रहे हो? 18C1 का मान कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ड्रोन अगर ब्लैक हो रहा है तो सेकेंड पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? या फर्स्ट बॉल रेड हो रहा है तो क्या सेकेंड पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए आप लोग क्या करें, आप एक ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी निकाल लें, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ब्लैक बॉल। किसका? एक ब्लैक बॉल का। कितना हो जाएगा भाई? ब्लैक बॉल कितना है? 10। ब्लैक बॉल कितना है? 10। तो अब ये बताइए 1 ब्लैक बॉल हो गया 10, अर्थात क्या हो जाएगा? 10C1। पहले ये लिख लें, नंबर लिख लें, तब ना ये करेंगे, प्रोबेबिलिटी हटा दें। 1 ब्लैक बॉल, 1 ब्लैक बॉल। ठीक है, 1 ब्लैक बॉल की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी बच्चों? 10C1, मतलब कितना हो गया? 10 होगी। नहीं बात समझे? अब इसका प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे। बोलिए ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी बताइए। 10/18, 5/9। समझ में आई? एक ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या निकल गया? 5/9। समझे कैसे हुआ? क्या कि आपका सैंपल स्पेस हो गया 18C1, माने 18 हो गया, और एक ब्लैक बॉल कितना है? 10, तो 10C1। 10 ब्लैक बॉल में से एक ब्लैक बॉल कितना हो जाएगा? 10, और इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 10/18। मतलब ये तो सिंपल प्रोबेबिलिटी निकलेगा ना। अच्छा, फिर चलिए, फिर आप करिए रेड बॉल का। 1 रेड बॉल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, रेड बॉल है ना। बताइए ये रेड बॉल कितना है भाई? 8 में से कितना निकालना है आपको? एक ही। जब भी निकालना है एक ही बॉल निकालना है। तो इसका प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी बताइए क्या होगा? 8/18। वेरी गुड। तो इसका मतलब 4/9। तो एक ब्लैक बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी निकाल लिए और एक रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी निकाल लिए। समझ में आई? अच्छा, अब कंडीशन के अनुसार अपना निकालेंगे। सबसे पहला देखिए क्या कह रहा है। अब बोथ आर रेड, बोथ आर रेड मतलब क्या करना है? बोलिए बोथ आर रेड, माने दोनों बॉल आपका क्या होना चाहिए? माने पहला बॉल भी रेड होना चाहिए एंड दूसरा बॉल भी रेड होना चाहिए। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी निकालना है, पहला रेड इंटरसेक्शन दूसरा भी रेड, तब ना 2 बॉल आपका रेड निकलेगा। फर्स्ट बॉल अगर रेड निकालेंगे एंड सेकेंड बॉल, मैंने समझाया ना, फर्स्ट बॉल एक बॉल निकाल रहे हैं एंड सेकेंड बॉल एक बॉल निकाल रहे हैं, तब ना आपके पास कितना बॉल हो रहा है? 2 बॉल हो रहा है कि नहीं? तो फर्स्ट भी रेड चाहिए एंड सेकेंड भी रेड चाहिए, तब ना दोनों रेड होगा। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से इंडिपेंडेंट हो गया, तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। क्या लिखेंगे ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर मतलब आर का प्रोबेबिलिटी बोलती है रेड का, एक रेड का प्रोबेबिलिटी कितना है? 4/9 इंटू 4/9 कितना हो गया? 16/81। आई बात समझ में? कहीं कोई परेशानी? अच्छा, फिर चलिए सेकेंड नंबर। अब बोलिए अब क्या कह रहा है भाई कंडीशन? फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, मतलब पहला बॉल क्या होना चाहिए? ब्लैक, एंड सेकेंड इज रेड। इसका मतलब दूसरा क्या होना चाहिए? रेड। मैंने दोनों रेड नहीं चाहिए, पहला ब्लैक होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए। कंफर्म है? तब दो बॉल पूरा ना। ऐसे भी आपका एक ब्लैक और एक रेड मिला के कितना पूरा? 2 बॉल निकल गया आपका। तो चलिए 1 इज ब्लैक एंड अदर एंड सेकेंड 1 नहीं, फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकेंड इज क्या कहिएगा? रेड। तो बोलिए फर्स्ट ब्लैक है बी
और सेकेंड क्या चाहिए, रेड चाहिए। तो बी इंटरसेक्शन आर, बी इंटरसेक्शन आर, और कोई किसी को इफेक्ट नहीं कर रहा है तब तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, ब्लैक का प्रोबेबिलिटी कितना है 5/9, रेड का प्रोबेबिलिटी कितना है भाई 4/9, बताइए कितना हो गया 20/81। क्या सही है 20/81, एक ब्लैक एंड दूसरा रेड। अब देखिए तीसरा क्या कर रहा है, बड़ा मजेदार है तीसरा, वन ऑफ देम इज ब्लैक, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। अब ये कंफर्म नहीं कह रहा है कि पहला ब्लैक है कि दूसरा है, बट ये जरूर जानकारी दे दिया दो बॉल में से एक बॉल आपका क्या है, ब्लैक है। तो अब ये बताइए कि अगर आप पहला ब्लैक मानते हैं तो दूसरा क्या मानना होगा, रेड मानिएगा ना। या ऐसा भी कह सकते हैं कि पहला रेड निकल जाए और दूसरा क्या निकल जाए, ब्लैक निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्या कि तो कंफर्म नहीं कहा, दोनों हाथ में से कोई माने फर्स्ट हैंड में आए या सेकेंड हैंड में आए, किसी हैंड में एक में ब्लैक आया दूसरे में क्या आना चाहिए। तो हमने क्या सोचा, फर्स्ट अगर ब्लैक आता है एंड सेकेंड क्या आना चाहिए, रेड। या ऐसा हो सकता है फर्स्ट रेड हो तो सेकेंड क्या हो, ब्लैक हो। तो ये दो तरह का केस मेरे हमको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये दोनों को किससे करेंगे, प्लस से करेंगे, दोनों केस हो गया ना, तो दोनों को क्या करेंगे, ई हो या ई हो, और के रूप में आ रहा है, और मतलब यूनियन, और यूनियन मतलब एडिशन, है ना। अब चलिए इसका मान निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, अब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब रिजल्ट रखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है भाई 5/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर कितना है 4/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर 4/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/9। तो बोलिए 20/81, 20/81 प्लस 20/81 बताइए कितना हो जाएगा 40/81। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। चलिए काफी मजेदार प्रॉब्लम था, नोट कर लें। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखें। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी, माने ए एंड बी कोई दो व्यक्ति हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पॉसिबिलिटी कितना है 1/2 1/3। प्रॉब्लम समझिए, दो व्यक्ति हैं ए एंड बी, ये दोनों व्यक्ति अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम को। कैसे सॉल्व कर रहे हैं, अलग अलग। ये भी कर सकते हैं जैसे कोई प्रॉब्लम है, एक स्पेशल प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, और किसके द्वारा सॉल्व किया जा रहा है, ए के द्वारा बी के द्वारा, समझिएगा ठीक। और दोनों अलग अलग जगह पे सॉल्व कर रहा है, तो इसका मतलब नाका झुकी नहीं है, इंडिपेंडेंट है, कोई किसी को इफेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद कहता है कि एक का पॉसिबिलिटी है सॉल्व करने का। मान लीजिए एक का पॉसिबिलिटी कितना है सॉल्व करने का 1/2, एक का पॉसिबिलिटी कितना है, मतलब 1/2 पॉसिबिलिटी में वो सॉल्व कर देता है। ऐसा भी तो है कि सॉल्व नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर पूरा कंप्लीट सॉल्व कर देता तो इसका पॉसिबिलिटी 1 हो जाता। ठीक, इसका मतलब है सॉल्व नहीं करने का पॉसिबिलिटी कितना है, ई डैश समझिए 1 - 1/2, दिस इज इक्वल टू कितना 1/2। अर्थात प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी हो गया 1/2, और सॉल्व नहीं भी करने का प्रोबेबिलिटी हो गया 1/2। इसका मतलब 50% चांस है, 50% चांस है सॉल्व कर सकता है, 50% चांस है सॉल्व नहीं कर सकता है। अच्छा, बी देखिए, बी गौर कीजिए, बी का पॉसिबिलिटी क्या है, इसको एफ से डिनोट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने का। बताइए बी का पॉसिबिलिटी कितना है 1/3, 1/3 लगभग 33%। यही मतलब हुआ 1/3 का मतलब क्या हुआ, अप्रॉक्स 33%। 100 का अगर 3 पार्ट निकालेंगे तो कितना होगा 33%, परसेंटेज में देखना चाहते हैं। इसका मतलब सॉल्व नहीं करने का क्या है 1 - 1/3, दिस इज इक्वल टू 2/3, नहीं करने का। दोनों निकाल लिए। अब क्या कहता है, अब देखिए
अब कहता है इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दोनों सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम को, और कैसे सॉल्व कर रहा है? इंडिपेंडेंट, मतलब अलग अलग, दोनों में किसी को इफेक्ट नहीं कर रहा है। ये भी अलग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, यही प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम को दोनों सॉल्व कर रहा है, बट दोनों दो स्थान पे सॉल्व कर रहा है। ठीक, अब कहता है किसका प्रोबेबिलिटी निकालिए। पहला नंबर देखिए, प्रॉब्लम इज सॉल्व, इसका मतलब क्या हुआ बताइए? प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए जिससे भी हो। देखिए इसका मतलब यह हुआ कि अगर ए कर देता है तो अच्छी बात है, ए करता है तो अच्छी बात है, या बी भी करता है तो भी अच्छी बात है, या दोनों कर देता है तो अच्छी बात है। नहीं, यही मतलब हुआ ना, प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। ई तो नहीं कहा कि कौन सॉल्व कर रहा है, ई कर रहा है कि सॉल्व होना चाहिए। मतलब एक तरह से ई लैंग्वेज बता रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम। क्या लैंग्वेज बता रहा है? एटलीस्ट वन ऑफ देम, मतलब दोनों में से कोई कम से कम एक हो या दोनों हो। मेरी बात समझ? तो इसीलिए यह मतलब निकलता है कि ए सॉल्व करे या बी सॉल्व करे या दोनों मिलकर सॉल्व करे। तो ये बताइए ये किस केस में आता है? यूनियन में आता है ना। क्या आता है? यूनियन में। तो जी हां, अर्थात आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है ई यूनियन एफ। क्या निकालना है? निकालना है। और साथ साथ ये भी जान रहे हैं कि ई और एफ इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है तो कौन सा रिजल्ट इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए तो 1 माइनस ए डैश इंटू बी डैश वाला एडिशनल थ्योरम नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि एडिशनल थ्योरम के लिए तो फिर इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी तो है नहीं हमारे पास। तो देखिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा? एफ डैश। समझ रहे हैं? अच्छा 1 माइनस, अब बोलिए ई डैश का प्रोबेबिलिटी निकाले आप क्या? 1/2, एफ डैश का प्रोबेबिलिटी 2/3, 2 कैंसिल, 1 माइनस 1/3 दिस इज इक्वल टू कितना? 2/3। मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व करने का पॉसिबिलिटी कितना है? 2/3। इसमें ए कर दे या बी कर दे या दोनों मिलके कर दे। समझ में आ रही है? अच्छा, फिर देखिए दूसरा केस क्या कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। सेकंड केस क्या कर रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। सॉल्व द प्रॉब्लम क्या मतलब हुआ? एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, माने एक ही व्यक्ति करे। क्या करे? अब यह सोचिए, अगर ए करता है सॉल्व तो निश्चित बी नहीं करना चाहिए, तब नहीं एक ही व्यक्ति होगा। ए करता है सॉल्व तो कौन नहीं करना चाहिए? या ए नहीं करेगा तो बी का करना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? कितना केस हुआ? 2 केस। अर्थात इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि अगर ए करता है, ए करेगा तो ई होगा ना, और बी नहीं करेगा तो मतलब क्या होगा? एफ डैश। या और यह भी संभावना है कि ए नहीं करता है, तो ए नहीं करेगा तो क्या होगा? ई डैश। तो कौन करेगा? एफ, क्योंकि एक ठो को करना ही है, दोनों को नहीं करना है, एक ही करना है। इसीलिए एक को अगर ई लिए हैं तो दूसरे को क्या लिए हैं? डैश लिए हैं। ये गौर किए? अच्छा, बस और कोई संभावना बनेगी नहीं। तो इसका प्रोबेबिलिटी देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश। और में क्या करते हैं? प्लस। जब भी केस होता है बच्चों तो प्लस होता है। अब देखिए ई का प्रोबेबिलिटी बताइए कितना है? 1/2। एफ डैश का प्रोबेबिलिटी बताइए 2/3। ई डैश का प्रोबेबिलिटी बताइए 1/2। एफ का प्रोबेबिलिटी बताइए 1/3। देखिए तो कितना होगा? 2/6 प्लस 1/6, 3/6। दिस इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब है कि अगर फर्स्ट केस हो कि प्रॉब्लम सॉल्व होने का प्रोबेबिलिटी तो 2/3, और एग्जैक्टली 1 सॉल्व करे प्रॉब्लम को तो क्या हो जाएगा? 1/3।
काफी मजेदार प्रॉब्लम था बच्चों। जी हाँ, नोट कर ले। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 तो बिल्कुल आपको मजेदार दे रहे हैं, और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कितना बार आया है इसकी गारंटी तो है नहीं बच्चों, है ना। कितना बार आया है, देखिए क्या कहता है। ए स्पीक ट्रूथ इन 75% केस एंड बी इन 80% ऑफ केस। मतलब क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि दो व्यक्ति है, ए व्यक्ति 75% ट्रूथ बोलता है, सही बोलता है किसी फैक्ट पर, है तो निश्चित 25% वह क्या बोलता है, फॉल्स भी बोल रहा है, झूठ भी बोल रहा है ना? अच्छा, फिर बी व्यक्ति कितना परसेंट सच बोल रहा है, 80%, तो दैट मीन्स 20% फॉल्स भी बोल रहा है। तो कहता है इन व्हाट परसेंट ऑफ केस आर दे लाइकली टू कंट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। स्टेटिंग द सेम फैक्ट माने कोई फैक्ट है, कोई सेम फैक्ट, कुछ केस है, कोई फैक्ट है, जैसे कि कोई किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि जैसे कचहरी वगैरह में होता है ना बच्चों, क्या होता है वहां एक व्यक्ति पर दो वकील लगते हैं बच्चों, एक उसके सपोर्ट में और दूसरा क्या होता है उसके अगेंस्ट में होता है ना। तो वही चीज है। अब मान लो कि कोई फैक्ट है, उस फैक्ट पर दो व्यक्ति बोलना चाहता है, कौन सा, एक ए व्यक्ति और दूसरा के कौन, बी व्यक्ति, ठीक है, दो व्यक्ति बोल रहा है। अब देखिए ए व्यक्ति जो है, हमको पता है कि ए व्यक्ति कितना परसेंट सच बोल पाता है, ट्रूथ, टी मतलब ट्रूथ, कितना 75%, ठीक है। इसका मतलब है अगर इसका प्रोबेबिलिटी निकाला जाए, मान लीजिए ई, तो क्या होगा 75/100, इसका मतलब है 25 या 75, 25 चौक 100, 3/4। सच बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 3/4। अच्छा फॉल्स बताइए कितना बोलेगा, मैंने 25% अगर देखना चाहते हैं तो, और फॉल्स बोल रहा है मतलब ई डैश का मतलब क्या हुआ कि सच नहीं बोल रहा है, तो क्या लिख सकते हैं 1 - 3/4 मतलब 1/4। अब परसेंटेज में निकालना चाहते 25/100 1/4 ही निकलता, समझ रहे हैं। ये परसेंटेज में दिया है, हम लोग किस में कन्वर्ट कर लिए, प्रोबेबिलिटी में, सही है। अब चलिए फिर देखिए, ये जो देख रहे हो ये कितना, बी व्यक्ति कितना परसेंट बोल रहा है, 80% बोल रहा है। इसका निकालो एफ, सच बोल रहा है, क्या बोल रहा है बच्चों, सच, ट्रूथ, कितना होगा 80/100, 80/100, 0 कैंसिल 4 5, मतलब कितना हो गया, सच बोलने का प्रोबेबिलिटी बाय ए बी के द्वारा प्रोबेबिलिटी कितना है 4/5, इतना सच बोलता है। झूठ कितना बोलता है, फॉल्स कितना बोलता है, निश्चित परसेंटेज में देखें तो 20%, अर्थात एफ डैश मतलब क्या हुआ, बी सच नहीं बोल रहा है, फॉल्स बोल रहा है, क्या होगा 1 - 4/5, दिस इज इक्वल टू 1/5। अगर परसेंटेज में निकालना चाहते तो 20/100। अब देखिए एक बात जानिए, हमको कह रहा है कि ऐसा प्रोबेबिलिटी निकालिए परसेंटेज में जो दोनों में कंट्राडिक्ट हो। कंट्राडिक्ट मतलब क्या हुआ, विरोधाभास, क्या हो, विरोधाभास। अगर कोई फैक्ट है, अगर ए सच बोलेगा अब बी भी सच बोलेगा तो विरोधाभास, कंट्राडिक्ट होगा। ये मान लीजिए पेन है, हम भी हैं और एक और टीचर है बच्चों, ये पेन मेरा है, मान लीजिए ये पेन मेरा है। हम अगर बोल रहे हैं कि भाई जो है ये मेरा पेन है, ये फैक्ट है, यही फैक्ट हुआ, ये मेरा पेन है, मतलब मैं सच बोल रहा हूं, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, ठीक है। तो अगर
वो भी बोलेगा कि नहीं नहीं आप ही का पेन है, तो विरोधाभास होगा क्या, कंट्राडिक्ट होगा क्या, नहीं होगा। हाँ, अगर विरोधाभास कब होगा, ये पेन है, मेरा पेन है, हम बोलेंगे कि नहीं ये मेरा पेन है, तो हम सच बोल रहे हैं। वो बोलेगा कि नहीं मेरा पेन है, तू झूठ बोल रहा है, जबकि वाजिब में मेरा पेन है, वाजिब में मेरा पेन है, तो दोनों में कंट्राडिक्ट होगा। तो इसका मतलब कैसे समझेंगे, हम अगर सच बोल रहे हैं तो वो क्या बोलेगा, झूठ बोलेगा, या हम झूठ बोलेंगे तो वो क्या बोलेगा, सच बोलेगा, तभी ना कंट्राडिक्ट होगा। समझिएगा, हमको किसका प्रॉपर्टी निकालना है, कंट्राडिक्ट का। समझ में आई बात, समझ में आई, कहीं कोई परेशानी? तो प्रॉपर्टी कैसे निकलेगा देखिए, ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी निकालना है कंट्राडिक्ट का, कंट्राडिक्ट का। तो क्या सब निकालना होगा, ध्यान दीजिएगा, क्या सब करना होगा, बोलिए क्या सब। फर्स्ट, अगर ए सच बोल रहा है, ए अगर सच बोल रहा है तो ए का सच बोलने का प्रॉपर्टी क्या होता है, ई। तो बी क्या होगा, झूठ बोलेगा, झूठ बोलेगा तो क्या होगा, एफ डैश, जैसे याद होगा उसमें किए थे। या ऐसा भी हो सकता है कि ए झूठ बोल रहा है, झूठ बोलेगा तो मतलब ई डैश, और बी क्या बोलेगा, सच बोलेगा, एफ होगा ना बच्चों। क्या और कोई केस होगा, नहीं होगा। अर्थात अब इसका प्रॉपर्टी आप निकाल सकते हैं, और किस रूप में रखेंगे, प्लस ई डैश इंटू एफ। अब बताइए ई का प्रॉपर्टी कितना है जी, 3/4, एफ डैश का प्रॉपर्टी 1/5, 1/5 है ना। ई डैश का प्रॉपर्टी बताइए 1/4, एफ का प्रॉपर्टी बताइए 4/5, बताइए 3/20, 4/20, इसका मतलब 7/20 हुआ ना, ये प्रॉपर्टी निकला। अगर परसेंटेज में प्रॉपर्टी चाहिए तो इसको क्या करना होगा, 7/20 परसेंटेज में अगर निकलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना परसेंट हुआ, होगा ना। इसका मतलब है 35% कंट्राडिक्ट होगा। समझ में आया। और यही चीज रहता कि सेम नॉट कंट्राडिक्ट, माने कंट्राडिक्ट नहीं हो तो क्या होता, फर्स्ट अगर सच बोल रहा है तो सेकंड भी सच बोलेगा, या फर्स्ट अगर झूठ बोल रहा है तो सेकंड भी झूठ बोल रहा है। बिल्कुल हूबहू वकील की तरह होता है। अगर कोई चोर है, मान लीजिए एक व्यक्ति है और उसका 2 वकील होता है ना। एक व्यक्ति के लिए कितना वकील लड़ता है हमेशा, 2 वकील, तब ना किस जजमेंट होता है। अगर इसके सपोर्ट में है तो निश्चित उसके बारे में बोलेगा और वो अगेंस्ट में बोलेगा। समझ रहे? तो जी हाँ बच्चों, ये आपका प्रॉब्लम जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और याद होगा प्रीवियस प्रॉब्लम भी इसी तरह का है ना, मिलता जुलता था बच्चों। चलिए नोट कर लें। हाँ तो बच्चों, आज हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से 5 तक देखा बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम देखा। आइए कुछ ऑब्जेक्टिव जो काफी मजेदार है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहतर है। देखिए क्या कहता है, ए का प्रोबेबिलिटी है 1/2, ए का कितना प्रोबेबिलिटी है, बी का प्रोबेबिलिटी है कितना, 0 है। बी का प्रोबेबिलिटी कितना है बच्चों, 0 है। और कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालिए, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये वाला। तो आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालेंगे, उसके लिए तो चाहिए ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी, अब बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अब बताइए, यही ना यूज कर रहे हैं। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास है नहीं, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जो है उसी का काम करें। बी का प्रोबेबिलिटी है क्या, 0। अब ये बताइए 0 अगर डिवाइड किया जाए तो क्या होगा बताइए, नॉट डिफाइंड, यही होगा ना। 0 से किसी में डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, सी ऑप्शन होना चाहिए। समझ रहे, बच्चे घबरा जाते हैं कि भाई जो है ना, जो आपके पास है उसी का इस्तेमाल करके काम करें। अब देखिए यहां 2 इवेंट है
जिसमें कि a बाय बी का प्रोबेबिलिटी और b बाय ए का प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों इक्वल है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। ठीक, मतलब दोनों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बराबर है। अब ये बताइए इसका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसका मतलब है कि दोनों का इंटरसेक्शन तो सेम है भाई, तब प्रोबेबिलिटी है दोनों का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब 1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्या ऐसा होगा ना, दोनों तरफ उल्टा दीजिए, क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्या है ऑप्शन आपका, बोलिए। थोड़ा सा, जी हाँ, हैंड को घुमाइए और सॉल्यूशन पाइए। प्रोबेबिलिटी में ये बात है बच्चों। हाँ, आपको अपना हुनर मेमोरी में रखना है, आपको अपना कंसेप्ट मेमोरी में रखना है। निश्चित तौर पर आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है, प्रोबेबिलिटी में खासतौर पर, समझ रहे हैं। चलिए नोट कर लें। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का मिक्स प्रॉब्लम बताया, जो कि काफ़ी मज़ेदार प्रॉब्लम था और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।